चले देखे आज अभी तक आप लोगों ने क्या किया था, 1813 तक का एक्ट जो है आप लोग देख चुके थे। 1813 के एक्ट में आप देखे थे कि नहीं 1 लाख रुपए जो है भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया था। और उसके बाद क्या था, उसी में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने के लिए अपना धर्म का प्रचार करने के लिए कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद यहाँ पर 1833 का राजलेख है। 1813 के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो 1833 है। और उसमें 1813 में भी आप लोगों ने देखा था, चलिए पहले इसको देखिए कि 1833 का राजलेख में क्या कहा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जैसे आज हमारे क्या है, दिल्ली जो है केंद्र का शासन चलता है दिल्ली पर, और दिल्ली क्या करता है, सभी राज्यों को अपने कंट्रोल में रखता है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था कहाँ पर है, बंगाल में था। कि मतलब क्या हो गया कि जैसे आज दिल्ली की स्थिति है वैसे ही क्या थी, उस समय बंगाल की स्थिति थी। बंगाल का शासक जो होता था यानी गवर्नर जनरल जो होता था, मद्रास, बम्बई और संपूर्ण भारत में जिस जगह पर अंग्रेजों का राज था वहां पर उनका क्या था, वो अपना राज करते थे। और देश की शासन प्रणाली इस प्रकार से केंद्रीकृत हो गई थी। केंद्रीकृत होने का मतलब केंद्र पर, सेंटर पर एक व्यक्ति, बाकी सभी नीचे। जैसे दिल्ली देखिए आपका राज्य देश की राजधानी है, उसके अंडर में कितने हैं आपके 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये क्या हो गया, जब भी मतलब कि कोई मैटर होता है, जैसे आपातकाल लागू होना होता है या और चीज़ें होती हैं, तो देश में क्या दिखाई देता है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे हम लोगों की देखिए नागरिकता एक है, सिर्फ भारतीय नागरिक है। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, जबकि अमेरिका में देखिए राज्य की भी नागरिकता होती है, देश की भी नागरिकता होती है। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है, भारत में क्या होता है, सिर्फ एक ही नागरिकता होती है जो कि देश की है, जो कि भारतीय। हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं। ठीक है, तो उसी तरह के यहाँ पर क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस संपूर्ण देश के लिए शासन बनाने के लिए हो गया। और सेकंड चीज क्या था, ये प्रवृत्ति क्या कहलाई, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहलाई। ठीक है, इसके बाद क्या था कि सब परिषद गवर्नर जनरल, आपको मैं बताया था चार सदस्य थे इसके सब परिषद में, और एक और जो नियंत्रक मंडल था जो जिसमें क्या थे, कहते थे 24 सदस्य थे। ठीक है, तो सब परिषद गवर्नर जनरल जो था पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार उसको मिल गया। यानी गवर्नर जनरल प्लस उनके जो सदस्य थे, एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, 3 सदस्य बचे थे, तो चारों लोग मिल करके क्या करते थे कि कानून बनाने का अधिकार इनको मिल गया। और ये अधिकार जब मिला इनको, इस एक्ट के तहत जो भी कानून बनता था उसको अधिनियम कहने लगे। इसके पहले जो जितने भी कानून बनते थे उनको क्या कहलाते थे, विनियम कहलाते थे। ये अब से क्या हो गया, अधिनियम हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है, विधि सदस्य कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, अभी बताया 3 सदस्य थे, पहले 4 सदस्य थे जिसमें से एक सदस्य मर गए, फिर 3 बचे, 3 में फिर एक चौथा सदस्य फिर शामिल किया गया जो कि विधि सदस्य होता था, जिसके पास यानी कि उसके लॉ का नॉलेज होना चाहिए, विधि का नॉलेज होना चाहिए, वैसा सदस्य बनाया गया। और ये क्या कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। मैकाले नहीं लिखा हूँ क्या याद है, देखिए मैकाले। ठीक है, और इसके बाद इसमें 1833 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत व्यापारिक एकाधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके पहले भी समाप्त किया गया था, लेकिन 2 चीज़ों में छोड़ दिया गया था, एक चाय के लिए, दूसरा चीन देश के लिए, चाइना के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, चाय और चीन दोनों पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब ऐसा शासन हो गया कि मतलब भारत में और चीन में किसी भी जगह पर ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आकर के व्यापार कर सकती थी इस अधिनियम के बाद से। हो गया, देखिए इसके बाद क्या है, 1834 में मैकाले को अध्यक्ष बना दिया गया। किस चीज का, विधि आयोग का। यानी 1834 में प्रथम विधि आयोग लागू हुआ, उसी में क्या किया गया, ये 4 सदस्यीय विधि आयोग था और इसमें क्या किया, मैकाले को अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद क्या था, दास प्रथा का अंत जो है 1833 के अधिनियम के द्वारा किया गया, दास प्रथा का अंत। ठीक है, दास प्रथा का अंत किया गया, लेकिन पूरी तरह अंत नहीं हो पाया था। पूरी तरह अंत जो हुआ था 1843 ईस्वी में पूर्णतः उसका उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, लास्ट जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज धारा 1887। धारा 1887 इस अधिनियम में क्या, सरकारी नौकरियों में धर्म, जनस्थान, मूल, वंश, रंग और के आधार पर
अयोग्य ठहराए जाने की क्या कहते हैं, अयोग्य अब नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान खत्म कर दिया गया कि अब अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। जैसा कि वर्तमान समय में हम लोगों का अनुच्छेद 16 है, उसमें कहा गया है धर्म, मूल वंश, जन्म और लिंग आदि के आधार पर क्या कहते हैं, किसी को भी सरकारी नौकरी के अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ये चीज़ कहाँ से सबसे पहले लागू हुई थी? सबसे पहले 1833 के राजलेख में लागू हुई थी। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्तमान में जो संविधान है उसकी कुछ झलक कहाँ से दिखाई पड़ती, या धर्मनिरपेक्षता यानी कि किसी भी चीज़ छुआछूत का विभेद के लिए कहाँ पर दिखाई देता है? इस जगह पे कि सरकारी नौकरी में धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग आदि के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने की जो स्थिति थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1853 का राजलेख, ठीक है, ये कंपनी द्वारा बनाया गया अंतिम राजलेख है। पहली चीज इसको जान लीजिए, क्योंकि इसके बाद कंपनी का शासन 1857 में क्रांति के बाद खत्म हो चुका था। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए क्या क्या किया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। ठीक है, विधायी कार्य अलग कर दिए गए जो विधान बनाने का, और प्रशासन के जैसे आप जानते हैं कि हमारी लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा हो गई, ये क्या करते हैं कि विधायी कार्य करते। विधायी कार्य मतलब होता है कि विधियों का निर्माण करते हैं, और जो सरकारी नौकरी करते हैं वो क्या करते हैं, प्रशासनिक सेवा में होते हैं, प्रशासन उन नियमों को लागू करते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, 1853 में विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड था विधि निर्माण हेतु, इसके पहले वाले आप देखे हैं, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाया गया। जैसे हम लोगों का विधान सभा है नियम बनाने के लिए, वैसे ही 12 सदस्य का एक बनाया गया कि क्या कहते हैं, विधि निर्माण हेतु परिषद बनाया गया, विधान परिषद। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, ये विधान परिषद हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके पहले आप लोग देख चुके थे 1833 के लेख में, राजलेख में, चार्टर एक्ट में, कि वहां पर विधि सदस्य को क्या कहते हैं, मैकाले जो विधि सदस्य बनाए गए थे, इस राजलेख के द्वारा क्या किया गया कि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, परिषद का, गवर्नर जनरल के परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसके बाद जो लास्ट आ सकता है आपका एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट ये जानिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारियों की नियुक्ति जो होती थी इस राजलेख के पहले, कि उनको क्या कहते हैं, नॉमिनेट किया जाता था। यानी कि जैसे राजा थे या कंपनी थी, वो कह देती थी कि नहीं, इनको क्या कहते हैं, इसका सदस्य बना दिया जाए, कर्मचारी को इसको नियुक्त कर दिया जाए। मान लीजिए जैसे मुख्यमंत्री कह दें, इनको डीएम बना दीजिए, इनको एसडीएम बना दीजिए, या कुछ कोई भी पद दे दीजिए। तो वैसी व्यवस्था थी पहले, यानी ब्रिटेन का राजा नियुक्त करता था या कंपनी के क्या कहते हैं, डायरेक्टर नियुक्त करते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1853 का राजलेख जब ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, तो क्या हुआ कि अब नामजदगी नहीं दी जाएगी, यानी कि किसी का नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। उसी जगह क्या होगा, जैसे आज आईएएस, आईपीएस परीक्षाएं होती हैं, इसका नाम उस समय था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो उस समय नाम क्या था इसका, आईसीएस नाम था। तो इसके द्वारा क्या होता था, प्रतियोगी परीक्षाएं की संपन्न कराई जाती थी, और जो उसमें पास होता था वो उसको क्या कहते हैं, उसको नौकरी मिलती थी। ठीक है, चलिए देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, यहां से कंपनी का शासन खत्म होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन शुरू होता है। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, व्यक्ति वही है, कुछ नहीं बदला है, बस एक चीज बदल जाती है कि जो गवर्नर जनरल था अब उसको वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, अब देखिए कैसे था कि गवर्नर जनरल, यहाँ पर दोनों एक ही व्यक्ति होता था, गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग बनाया गया 1858 में, और वायसराय भी बनाया गया। वे गवर्नर जनरल कब होता था, जब वह प्रशासनिक कार्यों को करता था। ठीक है, जैसे कंपनी से संबंधित जो भी कार्य है वो करता था, तब क्या कहलाता था, गवर्नर जनरल कहलाता था। लेकिन जब ब्रिटिश शासक के तरफ से उसका प्रतिनिधि बनकर किसी राजा से मिलता था या कोई अन्य कार्य करता था, तब उसको वायसराय कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, हुआ इस अधिनियम के माध्यम से, आप लोग इसके पहले देखे थे नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल बने थे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बने थे, याद है कि नहीं, 1784। अब वहां पर जब ये नियम लाया गया तो क्या किया गया, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ
इनकी जगह पर भारत सचिव को नियुक्त किया गया। अब भारत सचिव होता क्या था, ये ब्रिटिश संसद का और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना इसका अनिवार्य था। यानी ब्रिटिश कोई भी ब्रिटिश सदस्य था या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था, वो भारत सचिव होता था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यानी इन दोनों के सारे अधिकार किसको दे दिए गए, भारत सचिव को दे दिए गए। अब क्या था कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इस परिषद को, भारत सचिव और इस परिषद को मिलाकर क्या कहा जाता था, गृह सरकार कहा जाता था। ठीक है, गृह सरकार कहा जाता था। ठीक है, तो क्या है कि भारत सचिव की सहायता के लिए कौन था, 15 सदस्यीय भारत परिषद था। ठीक है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, गृह सरकार। ठीक है, अब गृह सरकार का जो अध्यक्ष था वो कौन था, भारत सचिव था। क्लियर यहां तक। इसके बाद क्या हुआ कि इसके इन लोगों के वेतन, ठीक है, वेतन और अन्य खर्चे कहां से दिए जाते थे, भारतीय राजस्व से दिए जाते थे। अब सोचिए इतनी चीज, ये लोग कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं, और हम लोगों को खून चूस करके वेतन और क्या कहते हैं जो भी खर्च होता था वो हम लोगों का जाता था, हम लोगों को पैसे से जाता था। ठीक है, और इसके बाद 1861 में इसी के अधिनियम के तहत 1861 में जेम्स विल्सन ने बजट सर्वप्रथम भारत में बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, बजट क्या किया था, प्रस्तुत किया था 1858 के अधिनियम के जस्ट बाद। ठीक है, नाम क्या था, जेम्स विल्सन। कब किया था, 1861 में सबसे पहले।